देखिए हम लोग जो है कल क्या पढ़े थे, निरंकुश तक पढ़े थे ना, कि निरंकुश वैसी शासन व्यवस्था होती है जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। अब अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए, इधर उधर मत कीजिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। कोई शासन जो है वैसी व्यवस्था होता है जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। जैसे राजतंत्र पहले होता था, वे लोग का जो फैसला होता था सभी नागरिकों को मानना होता था, उस पर कोई फेरबदल नहीं होता था, बहुत ही दमनकारी सरकारें होती थी। तो आप अनुहल्ला कर रही है तो लोग, तो निरंकुश शासन का मतलब सबको समझ में आ गया था। आज जो है आपको लिखना है अगला पॉइंट, ठीक है। उस चित्र के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, जो चित्र था ना उस चित्र से संबंधित ही पढ़ रहे हैं। चित्र में क्या और दिया है, यह चित्र एक कल्पनादर्श है। यह चित्र लिखते चलिए अपना कॉपी में, यह चित्र एक कल्पनादर्श यूटोपिया है। यह चित्र एक कल्पनादर्श यूटोपिया है। अब जो यूटोपिया के मतलब कल बताए थे कि यूटोपिया क्या होता है, तो यूटोपिया या कल्पनादर्श क्या होता है उसके विषय में लिख लेते हैं। कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया क्या होता है, आप नोट करते समय इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, ताकि चाहे यहाँ भी अंडरलाइन करना, ताकि जो आपको पता चले कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है। यूटोपिया, तो यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसी समाज की कल्पना, एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतनी या इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। लिखिए जल्दी जल्दी से। कल्पनादर्श का मतलब क्या होता है, वैसी शासन या वैसी समाज की कल्पना करना जो साकार न हो, लगभग खूब एकदम आदर्श। कल बताए थे कि जो वैसी कोई चीज के बारे में सोच लो, जैसे कि आसमान की तारे तोड़ने के बारे में सोच लो, तो ये क्या कहलाएगा, केवल मात्र कल्पनादर्श कहलाएगा। यह साकार होने वाली बातें नहीं है, इसी को यूटोपिया कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि यूटोपिया क्या है, तो आपको इस चीज को याद करना कि ऐसा कल्पना कर इतना आदर्श हो जिसका साकार होना लगभग संभव नहीं होता है। लिख लिए सभी लोग, चलिए लिखते चलना है। अगला पॉइंट, ऊपर स्वर्ग से, उस चित्र का अभी पूरा वर्णन नहीं हुआ है, चित्र का ही वो वर्णन कर रहा है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते किसे कहते हैं बताइए, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। जो चित्र बनाया गया है उस चित्र में आप देखेंगे ऊपर की ओर, तो उसमें जो है ईसा मसीह संत और फरिश्ते जो है
नीचे के नागरिक का जो चित्र जो श्रृंखला में खड़े हैं उन पर ध्यान बनाए हुए हैं, यानी कि भगवान के माने राजा के रूप में किसको दर्शाया गया है? कुल मिला के जो हम लोग जिस पर विश्वास रखते हैं, जैसे भगवान मानते हैं, वो सब जो है शासन व्यवस्था करते हुए दिखाया गया है। तो वैसी शासन व्यवस्था हो ही नहीं सकता है, इसलिए कल्पना दर्श इसको कहा गया है। जैसे राम राज्य पुनः स्थापित हो जाएगा, नहीं स्थापित हो सकता है। तो ये कल्पना दर्श मात्र है। जैसे कि अभी की जो सरकार है कहती है कि अब राम राज्य आने वाला है संभव, असंभव की बातें हैं। जितना भ्रष्टाचार अभी की सरकार है उतना तो पहले वाला सरकार नहीं थी। अभी जितना बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार हो गई है ना, उतना पहले की कांग्रेस सरकार भी भ्रष्टाचार नहीं थी। लेकिन अभी कहता है कि हम राम राज्य ला रहे हैं, केवल जनता का बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं है। ये कल्पना दर्श, कल्पना दिखाता है और कुछ नहीं है। जो है देखिए, अब कोई भी सरकार आएंगे ना तो वही काम करेंगे, भ्रष्टाचार। कोई राम राज्य नहीं स्थापित करेंगे, खाली कल्पना करा देंगे कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जैसे मान लो कि जो है कोई नेता आता है हल्ला करता है ना कि हम आपका गांव में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और बाकी चुनाव जीत गया तो उसके बाद उसका कहानी खत्म। अब कहाँ, अब तो अगला साल जब चुनाव होने लगेगा ना तब आएगा कि हाँ आपके घर गांव में फिर हम ये काम करवा देंगे। तो वो केवल कल्पना है। देखिए, और इस चित्र के बारे में हम लोग जो चित्र समझ गए यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है 19वीं सदी। देखिए कल समझ लिए थे ना, इसलिए इसे आज हम लोग नोट खाली कर रहे हैं। इसके बाद अगले वाला पॉइंट को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। दौरान 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। जो 19वीं सदी के दौरान जो है राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। जो 19वीं सदी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर लोगों में ऐसी भावना जागृत हुआ देश के प्रति कि वहाँ के राजनीतिक स्तंभ थे उस सब को उखाड़ दिया। राजनीतिक स्तंभ का मतलब होता है वहाँ की शासन व्यवस्था। ठीक है, जैसे भारत की राजनीतिक अगर बोलेंगे तो भारत की शासन व्यवस्था से संबंधित बातें हो जाएगी। जैसे अभी राजनीतिक सब लोग कहते हैं ना कि राजनीतिक आप करने लगता है, तो राजनीतिक कौन करता है? नेता मंत्री लोग करते हैं जो देश को चलाते हैं। ठीक है, तो जब यूरोप में ये जो है राष्ट्रवादी भावना पनपा तो हुआ क्या कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र थी, उस राजतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया गया। यानी कि राजा वाला जो जमाना था ना, राजा वाला जमाना को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को बहाल कर दिया गया। यानी कि जो सत्ता थी, सत्ता किसके पास चला गया? डायरेक्ट राजा से डायरेक्ट किसके पास चला गया? जनता के पास चला गया 19वीं सदी में। और फ्रांस में हुआ है खास करके। और ये तो राजनीतिक और मानसिक मतलब विचार, बहुत प्रकार के जो विचार में भी परिवर्तन आए। अगला जो है अगला पॉइंट आपको लिखना है, इन परिवर्तनों से यूरोप के
वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। देखिए, ये जो परिवर्तन जब फ्रांस में आया तो पूरे यानी यूरोप में आया, तो हुआ क्या कि वहाँ के जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य थे, बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के मतलब कि वहाँ के वंश से संबंधित जो साम्राज्य होता था, वंश की कहाँ साम्राज्य होता है, राजतंत्र में होता है। जैसे कि हमारे अगर मान लो कि दादा कहीं के राजा होंगे तो हमारे पापा भी राजा होंगे, फिर वहाँ का राजा हम भी होंगे, फिर हमारे पुत्र भी होंगे, तो ये वंशीय शासन हुआ। ठीक है, तो वो शासन जो है ना किस में बदल दिया गया, वो जो है राष्ट्र राज्य के रूप में बदल दिया गया। अब राष्ट्र राज्य क्या होता है, वंशीय शासन व्यवस्था को क्या में बदल दिया गया, राष्ट्र राज्य में बदल दिया गया। जो और साम्राज्य एक शब्द इसमें लिखा हुआ है। साम्राज्य का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि एक मान लो कि जो है राजा हो, जैसे कि आप लोग अगर बात करें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे इतिहास में, तो साम्राज्य का मतलब जैसे कि कोई रंका राज्य के बारे में सुनेंगे, रंका राज्य पहले था। ठीक है, ये जो रंका है ना, रंका एक प्रकार के राज था, पलामू एक अलग राज था। तो ये छोटे छोटे राज मिला करके क्या बनता था, साम्राज्य बनता था। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा राज्य है, तो उस सारे राज्यों को मिलाकर के क्या बनाया जाता था, साम्राज्य बनाया जाता था। जैसे कि मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा, तो मुगल साम्राज्य क्या था, तो पूरे भारत के जितना छोटे छोटे राज्य थे ना, जहां तक मुगल का कब्जा था, तो ऐसा नहीं कि छोटे छोटे राजा नहीं थे उस समय, उसके मुगल साम्राज्य के जब यहाँ पर स्थापित था, मुगल लोग यहाँ का राजा थे, तो वो लोग महाराजा थे, वो लोग राजा नहीं बल्कि महाराजा की उपाधि में थे। और यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे वो लोग राजा थे। तो वो स्थानीय शासन हो गया, और वो जो ऊपर वाला दिल्ली वाला सरकार हो गया, यानी कि मुगल सरकार हो गया, वो महाराजा हो गया। तो उसको साम्राज्य कह सकते हैं कि बहुत सारा छोटे छोटे राज्य जब एकजुट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साम्राज्य। जैसे कि मान लो कि एक गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गो गांव, 5 गो गांव मिलकर पंचायत बनता है ना, तो वही चीज 4, 5, 10 गो राज्य मिलकर क्या बन जाता है, साम्राज्य बन जाता है। तो ये जो साम्राज्य वाला व्यवस्था था ना, ये क्रांति के बाद धीरे धीरे जो है परिवर्तन होने लगा, और काम में परिवर्तित हो गया, राष्ट्र राज्य में परिवर्तित हो गया। राष्ट्र राज्य क्या होता है, तो ये जो एक बड़ा था वो बड़ा खत्म हो गया, और राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर छोटे छोटे राज्य में बदल गया। यहाँ पर आप लोग जो है लिख सकते हैं, राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है, किधर गया, राष्ट्र राज्य का मतलब क्या हुआ, डैश दे करके लिखिए। वह राज्य जहां लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हो, जहां लोगों के समान बोली, समान इतिहास, समान संस्कृति आदि हो। राष्ट्र राज्य का मतलब हुआ वह राज्य जहां लोग जो है निम्न कारकों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जहां लोगों की समान बोली हो,
समान इतिहास हो, समान संस्कृति हो आदि, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। जैसे एक विशेष क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ की भाषा कुछ अलग होती है, वहाँ की संस्कृति कुछ अलग होती है। जैसे कि मान लो कि झारखंड है तो झारखंड की भाषा कुछ अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। जैसे संस्कृति में पहनावा ओढ़ावा आता है, खान पान आता है, पर्व त्योहार आ जाता है, सब संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ जो है एक अलग समुदाय बन जाएगा। उसी प्रकार से आप दक्षिण भारत में जाइएगा, उधर गुजरात, केरल साइड जाइएगा, कर्नाटक साइड जाइएगा, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ की खान पान, वहाँ की धर्म, वहाँ का क्या बोलते हैं त्यौहार भिन्न भिन्न होता है। तो वैसे आधार पर जो है अनेक भागों में फिर से जो है जो यूरोप था बट गया। जैसे यूरोप का अगर आप लोग इसमें चित्र देखिएगा तो यूरोप किधर है, तो यूरोप की अगर बात करें तो ये देखो यूरोप है ना, ये वाला इस पीला वाला छोड़ करके जो है ये रसिया का भाग है, तो रसिया तानी मानी उसमें भी आ जाता है। ये बाकी ई वाला ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, इस यूरोप का क्षेत्र है, हाँ यूरोप का क्षेत्र है। तो यूरोप पहले जो समय के हम लोग पढ़ रहे हैं 18वीं सदी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, 18वीं-19वीं सदी के बारे में, तो उस समय छोटे छोटे राज्य में ऐसे नहीं विभक्त था। जैसे कि ये देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कलर से आपको पता चल रहा है ना, ऐसे नहीं था। वो क्या था, सब एक में था। तो सब एक में था, तो यही जो समान भाषा, समान इतिहास, समान बोली के आधार पर जो ये सब जो है अलग अलग भागों में बटा है उसी समय। अब जो है कल इतना ही हम लोग समझे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आज समझिए, एक होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? ये जो शासन चुना जाता है, जब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज के बारे में पूछा जाता है कि आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको जनमत संग्रह कहते हैं। क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह पूछे एग्जाम में कि क्या चीज है, तो जनमत संग्रह देखिए क्या होता है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यही जनमत संग्रह कहलाता है। जैसे मान लो कि आपके स्कूल में जो है क्या होता है, आपके स्कूल में मान लो कि प्रधानाध्यापक का चुनाव होता है, या फिर आपके स्कूल में छोड़ो प्रधानाध्यापक नहीं, आपके विद्यालय के बच्चों के बीच में इसका प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मॉनिटर का चुनाव होता है, क्लास में होता है ना। तो वहाँ पर सबकी सहमति ली जाती है, प्रत्यक्ष सहमति ली जाती है कि कौन कौन इसको चुनने के लिए तैयार है, कौन कौन इसको चुनने के लिए तैयार है। उसमें ये होता है आपसे मत पूछा जाता है, आप लोगों का पूछा जाता है ना, तो वैसी प्रत्यक्ष मत को क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह। अब स्कूल से बाहर चलिए, गांव में चलिए, तो गांव में चलिएगा तो किसी भी मुद्दे पर, जैसे कि मुखिया का चुनाव करना है, तो मुखिया की चुनाव करना है तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है कि जो है वोट पड़ता है, वोट के बाद जिसका बेसी होता है वो जो है वहां का प्रतिनिधि हो जाता है। या फिर अब मान लो और कुछ दूसरे हिसाब से जनमत संग्रह समझो, जैसे कि आपके गांव में कोई चीज का निर्णय लेना होता है, तो उसमें सबकी प्रत्यक्ष सहमति पूछी जाती है कि आप जो है इसको, जैसे मान लो कि एक साधारण उदाहरण मान लेते हैं कि कोई किसी प्रकार का गलत कर दिया, तो उसको दंड देने के लिए अकेला कोई व्यक्ति दे सकता है? नहीं, अकेला नहीं देता है। उसको दंड देने के लिए जो है पूरे समाज लोग मिल करके उसको सबसे सहमति लेते हैं कि ये आदमी जो है ऐसा कार्य किया, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको कैसा दंड देना चाहिए। तो ये सबों के सहमति पर निर्भर करता है कि उसको जो उठक बैठक करना है कि अब की बार माफ कर देना, ऐसा होता है ना। या फिर मान लो कि किसी प्रकार के दंड वाला ही नहीं, किसी प्रकार के अच्छा काम, जैसे मान लो कि पूजा ही करना है, तो पूजा करना है, तो पूजा करने के लिए जो है जब शुरू जिस साल पूजा किया जाता है, तो वहाँ के लोगों से सहमति बनाई जाती है, पूछा जाता है सभी लोग को जुटा करके कि आप लोग इसमें सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। तो सब बहुत लोग अगर बोल देते हैं कि हाँ सभी इस कार्य होना चाहिए, तो वो कहिए कि सहमति मिल गया तो कार्य होता है, और नहीं तो बहुत लोग बोल दिए कि ये कार्य नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता। जैसे स्कूल में अध्यक्ष वगैरह का चुनाव होता है ना, तो पूरे गांव के लोग जाके जुटते होंगे, और जुटने के बाद वहां पर ये होगा, पूछा जाता है कि कौन चुनाव माने किसका चुनाव करे। तो उसमें एक दो होते होंगे जो कि चुनाव के लिए उठते होंगे,
तो लोग प्रत्यक्ष रूप से मतदान हाथ उठाते हैं कि हाँ हम उसके देने हैं, हम उसके देने हैं। तो जनमत संग्रह का मतलब समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि लोगों माने जो जनता होती है उसका ही पूछा जाता है, सहमति पूछा जाता है कि आप कोई कार्य करने के लिए सहमत है या सहमत नहीं है। समझ में आया? और जो है लिखिए अपना कॉपी में, जनमत संग्रह लिखना है। एक प्रत्यक्ष मतदान लिखना है, एक प्रत्यक्ष मतदान, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। लिख लिए सभी लोग? लिखना है जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। लिख लिए सभी लोग? चलिए जो है आपका जो है समय हो गया है इतिहास का, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है अगले क्लास में कल हम लोग जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आगे है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उस क्रांति से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्रांति हुई और इससे संबंधित लोगों का क्या विचार था, ठीक है? चलिए अब आप लोग जो है गणित का किताब निकालिए जल्दी से।